दोस्तों वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर कर दिया करो। कहानी के शुरुआत में हम एक नामी नाम की लड़की को देखते हैं जिसको रील्स बनाना और सेल्फी लेना बहुत पसंद है। नामी के फादर ली एक कैफे चलाते हैं जिसमें वो अपने फादर के काम में हाथ बटाया करती थी। उसकी मदद दुनिया में नहीं है। नामी खुद एक कॉस्मेटिक स्टार्टर में काम किया करती है जहाँ उसकी बॉस के साथ में खूब बनती है। वहीं पर उसकी एक बेस्ट फ्रेंड लुंजू भी है। नामी अपनी लाइफ से बहुत खुश है और वो अपनी लाइफ को एंजॉय किया करती है। एक दिन वो गलती से अपना फोन एक बस में गिरा देती है जिसको एक लड़का उठा लेता है। अगले दिन हम उसी लड़के को देखते हैं जिसके पास नामी का फोन था। तभी नामी के फोन पर उसकी फ्रेंड इन का फोन आता है जिसको वो पिक कर लेता है और फोन पर रिकॉर्ड किए हुए मैसेज को बुलाता है जिससे ऐसा लगे कि वहाँ कोई लड़की बात कर रही है। वो इनको बोलता है कि उसको यह फोन बस में मिला है। वो पूछता है फोन को कहाँ पर देना है। इन उसको वेट करने को बोलती है। इसके बाद इन नामी के घर पे जाती है और उसकी बात उस लड़के से करवा देती है। उससे बात करके लग रहा था कि वहाँ कोई लड़की बात कर रही है। वो लड़का उस फोन को एक जगह पर देने को बोलता है। इसके बाद वो लड़का उसके फोन से नामी के बारे में पता लगाने लग जाता है। नामी के फोन की आईडी में उसकी फ्रेंड लिस्ट को चेक करता है और उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद और भी कुछ वो इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। इसके बाद वो फोन को अनलॉक करने की कोशिश करता है लेकिन वो अनलॉक नहीं होता तो वो फोन की स्क्रीन को तोड़ देता है। इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम एक माउंटेन पर डेड बॉडी को देखते हैं जहाँ पर ढेर सारे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हुए थे। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर जीवान और उसका असिस्टेंट किंग वो दोनों बात करते हैं कि यह काम किसका हो सकता है। उन दोनों का शक एक इंसान पर जाता है जो जीवान का ही बेटा था क्योंकि जहाँ पर बॉडी मिली थी उस जगह जीवान ने अपने बेटे के साथ एक ट्री लगाया था। जीवान को लग रहा था कि उसका बेटा जब 7 साल पहले घर छोड़कर भागा था तब उसके अंदर किसी भी प्रकार की जान लेने की हिम्मत नहीं थी। उसका बेटा किसी के भी जान नहीं ले सकता। जिस पर किंग बोलता है कि शायद हो सकता है कि वो बुरे लोगों के साथ में रहता होगा और ये सब उसके साथियों ने किया होगा। वो यह भी बोलता है कि उसका अपनी मदर से किसी तरह कांटेक्ट होगा। जिस पर जीवान कहता है कि जो बच्चा अपनी मदर को बीमार छोड़कर घर से चला गया वो अपनी मदर से क्या कांटेक्ट रखेगा। फिर भी वो इन्वेस्टिगेशन के लिए मान जाता है। असल में जिस लड़के ने बस से फोन उठाया था वही जीवान का बेटा है जो अपने पेरेंट्स से लगभग 7 साल पहले अलग हो गया था। वहीं उधर नामी जो अपने फादर के कैफे में जाती है उसके फादर उसके लिए एक स्पेशल ड्रिंक तैयार करके उसको देते हैं जो कि वो सेल नहीं करते थे। वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही वो स्पेशल ड्रिंक बनाया करते थे। तभी कैफे में योन का फोन आता है। वो फीमेल वॉइस से बोलता है कि फोन की स्क्रीन गिरने से टूट गई है। उसे ठीक करवाने के लिए उसने रिपेयर शॉप में डाल दिया है। इसके बाद उसके बताए हुए एड्रेस पर जाकर नामी अपना फोन कलेक्ट कर लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह शॉप योंग की है। उसने नामी के फोन में एक हिडन कैमरा इंस्टॉल कर दिया था जिससे नामी के लाइफ के हर एक पल मूवमेंट को वो उसे पता चल जाएगा। अब नामी अपने फोन वहाँ से लेकर चली जाती है। अब नामी दिन भर जो भी काम करती है वह योन को पता चल जाता है। इसके बाद शाम होने पर वो नामी के कैफे में जाता है और उसी ड्रिंक को लेने जो नामी के फादर उसके लिए बनाया करते थे। योन नामी से अनजान व्यक्ति की तरह मिल रहा था क्योंकि नामी ने उसको देखा नहीं था। वो बोलता है कि वो पहले हमेशा यहाँ पे आया करता था उस ड्रिंक को लेने। यह सुनकर नामी उसे वो ड्रिंक बनाकर दे देती है। वो दोनों बात करने लगते हैं। इसके बाद नामी के फादर उनको देख लेते हैं और वहाँ पर आकर नामी से पूछते हैं कि उसने वो ड्रिंक क्यों दी जिसको हम सेल नहीं किया करते। जिस पर नामी कहती है कि वो कह रहा था कि वो यहाँ पे पहले हमेशा आया करता था। इसके बाद ली उसका चेहरा याद करने की कोशिश करता है। इसके बाद रात को नामी अपने घर आ जाती है जो अकेली रहा करती थी। रात को योन उसके फोन में छानबीन करता है। इधर जीवान अपने घर जाकर अपनी वाइफ के फोन पर चेक करता है जिसमें उसको पता चल जाता है कि वो आज तक अपने बेटे के टच में है और अपने बेटे के लिए खाना और सामान भेजा करती थी। उसे एक एड्रेस हाथ लग जाता है। वहीं अगली सुबह नामी की डे टू डे लाइफ योंग देख रहा था। वहीं रात तक योन नामी के बारे में सब कुछ पता करके एक नोट्स बना लिया था। अब उसको नामी को क्या पसंद है क्या नहीं, ये घर पर कब आती है, कहाँ जाती है, कब पढ़ती है, जॉब में क्या चल रहा है, बॉस से क्या बातें हो रही है, उसकी फ्रेंड्स कैसी है। उसने एक इंस्टाग्राम आईडी भी बनाई हुई थी जिसमें वो अपने बॉस की चुगली किया करती थी। वहीं योन अपने लैपटॉप पर नामी की पिक्चर भी लगा ली थी जिस जगह पर पहले किसी और की फोटो थी जिसका वो शिकार बन गई थी। मतलब ये बंदा एक साइको किलर था। इसके बाद नामी अपने ऑफिस आती है जहाँ उसकी बॉस उसके काम के लिए सिर्फ उसको ही हाई सैलरी दिया करती थी और बाकियों को से सीक्रेट रखने को भी बोलती है। वहीं योन नामी के घर आकर छानबीन करने लगता है। वहीं जीवान को भी एड्रेस मिल चुका था। वो क्रिमिनल को पकड़ने निकल पड़ता है। अब जीवान योन के घर जाकर छानबीन करता है। वहाँ उसे 8 लड़कियों के नोट्स मिलते हैं और 9वें पर नामी थी जो शिकार बनने ही वाली होती है। उसे और भी कुछ पिक्चर मिले थे जिसकी बॉडी माउंटेन पर मिली थी वो इसी लड़की की थी और उसकी आखिरी पिक्चर भी यहाँ पे मिलती है। तभी योन घर पर आ जाता है और उसे एहसास हो जाता है
कि घर पे कोई है और उसे डिस्ट्रैक्ट करके घर में सारा सबूत गायब कर देता है और एक बैग लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद योंग नामी के कैफे पर जाता है जहाँ उसके फादर को अपनी आईडी चेंज करके बताता है कि वो एक डिजिटल सिक्योरिटी एजेंट है। उसे पता था कि नामी को कुछ सीडीज बेचनी है, उसे खरीदने के बहाने मिलता है और मैच टिकट भी बेच देता है। इस बार उस ड्रिंक को उसके फादर ही सर्व करते हैं। उसे पता चल जाता है। फिर वो घर जाते वक्त नामी को बताते हैं कि वो उससे दूर है, वो पहले कभी भी इस कैफे में नहीं आया था, जिस पर नामी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन योंग ये सब कुछ देख रहा था। वहीं उधर जीवान लास्ट विक्टिम की मदर से मिलने जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि योंग लड़कियों को फंसाने का पैटर्न बिल्कुल सेम है और वो अपने विक्टिम को खत्म करने के बाद उसके आइडेंटिटी को यूज करता है और उसके पैसों पर ही सर्वाइव किया करता है। इसके बाद योंग नामी के फादर के फोन में मैसेज भेजकर हैक कर लेता है, जिसके बाद वो उनके ऊपर अटैक करके उनके ही घर में बंदी बना लेता है और उनके घर में ही रहने लगता है। और वो नामी के लाइफ को खराब करने के लिए उसके फोन में सीक्रेट आईडी की बातें लीक कर देता है, जिसके बाद नामी को जॉब से निकाल दिया जाता है। वही माउंटेन पर बहुत तेज बारिश होने के कारण और भी बॉडीज बाहर निकल जाती है, जो 7 बॉडी थी, जिससे सभी डर जाते हैं। जियान को अपने बेटे क्रिमिनल को पकड़ना था। इधर नामी की लाइफ खराब हो चुकी थी। वो यून के साथ साइबर क्राइम में रिपोर्ट करवाने जाती है, जहाँ वो कहता है कि पहले प्रूफ लाकर दे कि उसका फोन हैक हो गया है। वो परेशान हो जाती है, अब वो प्रूफ कहाँ पे लेके आए। इसके बाद वो कैफे में जाकर बैठ जाती है। तभी उसको योंग याद आता है, जो कैफे में मिला था, वो भी साइबर सिक्योरिटी में ही काम किया करता था। उसको कांटेक्ट करती है। वही योंग उसके ही फादर को टॉर्चर कर रहा होता है। वो अपने काम की करने के तरीके भी बता देता है। इसके बाद वो नामी से मिलने जाता है। वो उसको अपनी प्रॉब्लम बता देती है। वो यहाँ पर सिर्फ दिखावा करता है। वो एक गेम भी खेलता है जिसमें वो शक की सुई यून पर घुमा देता है। नामी यून से पूछती है कि ऐसा तुमने क्यों किया, जिस पर यून गुस्से में कह देती है हाँ उसने ही किया है, और वो वहाँ से चली जाती है। नामी गुस्से में अपना फोन फेंक देती है और उसके फोन की स्क्रीन टूट जाती है। तभी उसको एहसास होता है कि यह सब उस रिपेयर वर्ल्ड सेंटर से ही शुरू हुआ था। उससे पहले उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी। वहीं जीवान और किंग को किसी तरह योंग को पकड़ना था। वो योंग के शॉप पर भी चले जाते हैं, जहाँ योंग पहले ही सब कुछ मिटा दिया था। तभी वहाँ नामी आ जाती है। वो दोनों बात करके उसके बारे में नामी को सब कुछ पता चल जाता है। इसके बाद वो एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो इस नाटक को कंटिन्यू रखेंगे और बहाने से उसको घर में बुला लेगी और उसको अरेस्ट कर लेंगे। वो ऐसा ही करती है और उसके इंतजार में जीवान और किंग वहाँ पर छुप जाते हैं। वो उससे मिलने आ जाता है। जीवान उसे अरेस्ट करने आता है, लेकिन वो उसे पहचान ही नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों नामी के घर पे जाते हैं और अपने पुराने फोन को ऑन करके सिम डाल देते हैं और वो दोनों उसे अपने फादर के यहाँ पर जाने को बोल देते हैं। इसके बाद वो दोनों उसके फादर के यहाँ पे छोड़ देते हैं, जहाँ जीवान उसे एक कार्ड देता है जिस पे कुछ लिखा हुआ था और कहता है कि सिर्फ टेक्स्ट मैसेज ही करेगी। वो अपने घर आ जाती है, जहाँ उसको योंग मिलता है। वो उसको भी होस्टेज बना लेता है। तभी उन दोनों को एक फोन आता है कि एक और बॉडी मिली है जिसका डीएनए जीवान के बेटे से मैच कर रहा है। ये बात उसको कुछ समझ में नहीं आती कि ये सब कुछ आखिर चल क्या रहा है। इधर योंग नामी से मैसेज करवा देता है कि वो सेफ है। इसके बाद वो उसके फादर के पास ले जाता है, जिसको वो बंदी बनाकर रखा हुआ था। वो डुबाने की धमकी देकर नामी के हाथ पाँव को बंधवा देता है और उसे उस टब में डाल देता है ताकि उसके हाथों उसके फादर की जान चली जाए। वो हर विक्टिम की तरह इस विक्टिम के भी आखिरी पिक्चर लेता है और वो हॉल में आ जाता है। जब वो विजिटिंग कार्ड देखता है तो नामी ने लिखा था कि वो सिर्फ कॉल ही करेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। तभी वो दोनों योंग को पकड़कर बहुत बुरी तरह पीटने लगते हैं। वो पूछता है कि योंग कहाँ पर है। वो रोते हुए बोलता है कि वही उसका बेटा है। वहीं किंग नामी और उसके फादर को बाथ टब से बाहर निकाल लेता है, जिसमें नामी बच जाती है और उसके फादर बेहोश होते हैं। वहीं जीवान सूटकेस को ओपन करता है तो यहाँ हमें असली राज पता चलता है कि यहाँ उसके विक्टिम 8 नहीं बल्कि 9 है। वो सबसे पहले उसके योंग यानी जीवान के बेटे को मारा था और उसकी आईडी को लेकर उसको ही मर्डर के रूप में पेश किया। जीवान को उसके बेटे की फोन में आखिरी टाइम की फोटो मिलती है। वो गुस्से में आकर शूट करने ही वाला होता है, तभी वो उसको अपनी बातों में फंसा लेता है। तभी नामी किंग की गन लेकर उसको जान से मार डालती है और उसके डेड भी बच गए थे। मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि जीवान ने नामी के ऊपर से सारे केस हटवा दिए थे और असली कातिल मारा जा चुका था और नामी अपने फादर के साथ पहली वाली हैप्पी लाइफ में चली गई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।